Hello guys, welcome to our channel Rebirth in Storybook Part 3. Chapter 15 महाराज अर्थवीर सिंह को सबक सिखाना। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत गया और शाम हो गई। राज दरबार के काम से निपट कर फाइनली महाराज अर्थवीर सिंह फ्री होते हैं और अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें अचानक से ही याद आता है कि उन्होंने राजकुमारी ताराप्रिया को अपने कमरे में बंद करके रखा हुआ है। राजकुमारी ताराप्रिया को अभी तक भूख लग चुकी होगी। आखिर वह कितनी भी ज्यादा ज्ञानी बाबा क्यों ना हो, लेकिन अंदर से है तो एक बच्ची ही और बच्चों को बहुत ज्यादा भूख लगती है। महाराज अर्थवीर सिंह पहले एक सैनिक द्वारा शाही रसोई में से एक बावर्ची के जरिए खाना तैयार करवा कर अपने रूम में भिजवाने का आदेश दे देते हैं। महाराज अर्थवीर सिंह जैसे ही अपने कमरे में आते हैं उन्हें वहां सब कुछ बहुत सुना सुना सा लगता है। हालांकि उन्हें हमेशा ही अपना रूम सूना सूना सा लगता था, लेकिन आज डॉक्टर तारा के होने के बावजूद भी उनका रूम बहुत ज्यादा सुना सुना था। वो जल्दी से राजकुमारी ताराप्रिया वाले कमरे के उर्फ बक्से के दरवाजे के पास चले जाते हैं और दरवाजा झटके से खोल देते हैं। वो झुककर धीरे से कमरे के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें राजकुमारी ताराप्रिया दिखाई ही नहीं देती। कमरे में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया महाराज अर्थवीर सिंह को दिखाई नहीं दे रही थी। महाराज अर्थवीर सिंह के माथे पर बल पड़ गए। महाराज अर्थवीर सिंह अभी कुछ सोच पाए उसके पहले ही उन्हें अपने पिछवा अड़े पर एक जोरदार लात पड़ती है। वो जो घोड़ा बनकर उस छोटे से कमरे उर्फ बक्से में घुसे हुए थे वो सीधा लुढ़क कर अंदर चले जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। वो जैसे ही अपना सर उठाकर सामने दरवाजे की तरफ देखते हैं उन्हें अपनी आंखों के सामने राजकुमारी ताराप्रिया दिखाई देती है, जिसकी आंखों में शैतानी चमक थी। राजकुमारी ताराप्रिया तो ठीक दरवाजे के पास छुपी हुई थी और घोड़ा बनकर घुसने की वजह से महाराज अर्थवीर सिंह ने दरवाजे के ठीक बगल में देखा ही नहीं था और डायरेक्ट अंदर घुस गए थे। राजकुमारी ताराप्रिया तो वैसे भी महाराज अर्थवीर सिंह के सामने हाइट में बहुत ज्यादा छोटी थी, जिसकी वजह से वो दरवाजा खुलते ही जल्दी से बिल्ली बनकर बाहर निकल गई और एक जोरदार लात महाराज अर्थवीर सिंह के पिछवाड़े पर मार डाला। महाराज अर्थवीर सिंह एकदम हैरान रह गए और जल्दी से खुद को संभाल कर सही से बैठते हैं और दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी सजा देने के बावजूद भी राजकुमारी ताराप्रिया ऐसी हरकत कर रही है। पक्का इस लड़की को किसी बड़े पनिशमेंट की जरूरत है। महाराज अर्थवीर सिंह गुस्से से राजकुमारी ताराप्रिया के पास बढ़ने लगते हैं। उसके पहले ही राजकुमारी ताराप्रिया जल्दी से उस बक्से के दरवाजे को बंद कर देती है। अब पूरी कहानी ही पलट चुकी थी। जहां थोड़ी देर पहले इस छोटे से बक्से के अंदर राजकुमारी ताराप्रिया बंद थी, अब इस बक्से के अंदर महाराज अर्थवीर सिंह बंद हो गए और जो महाराज अर्थवीर सिंह थोड़ी देर पहले तक राजकुमारी ताराप्रिया को कैद करके खुश हो रहे थे, अब खुद ही कैद हो चुके हैं और अब राजकुमारी ताराप्रिया खुश हो रही है। राजकुमारी ताराप्रिया की इस हरकत की वजह से महाराज अर्थवीर सिंह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, तारा हमें बाहर निकलिए वरना कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ताराप्रिया तो बाहर बड़े ही एटीट्यूड के साथ खड़ी थी और वो थोड़ा महाराज अर्थवीर सिंह को चिढ़ाने के अंदाज में बोलती है, जो डर गया वह तारा नहीं और जो तारा को डरा सके ऐसा कोई जन्मा नहीं। उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर सिंह गुस्से में अपने दांत पीस लेते हैं और फिर से राजकुमारी ताराप्रिया को डराते हुए बोलते हैं, तारा हमें बाहर निकलिए वरना कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। आपको क्या लगता है कितनी देर तक आप हमें यहाँ पर बंद कर सकती हैं? हमारे सैनिक हमारा कोई भी लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा और यदि हम उन्हें नहीं मिले तब हमारे कुछ वफादार लोगों को इस खुफिया जगह के बारे में पता है। उद्धरण चिन्ह। आप हमें अपने आप ही बाहर निकाल दीजिए वरना अगर हमें किसी और ने बाहर निकाला तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हम आपसे उम्र में बड़े हैं और आपको अपने से बड़े लोगों के सामने कैसे रहा जाता है इस बात की तमीज तक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर सिंह की इस बात को सुनकर राजकुमारी ताराप्रिया गुस्सा हो जाती है। राजकुमारी ताराप्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे महाराज अर्थवीर सिंह उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज अर्थवीर सिंह इस छोटे से कमरे से बाहर निकाल कर भी राजकुमारी ताराप्रिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि राजकुमारी ताराप्रिया एक आग है। वो थोड़ा चिढ़ाने के अंदाज में बोलती है, लगता है आपने हमारी लड़ाई करने की काबिलियत के बारे में अभी तक जाना नहीं है। लगता है आप भूल चुके हैं कि बीच सड़क पर कैसे हमने आपकी धुलाई की थी। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनते ही महाराज अर्थवीर सिंह अपने दांत पीस लेते हैं।
राजकुमारी तारा प्रिया आगे बोलती है, एक बात याद रखिएगा, अगर आपके किसी भी सैनिक ने हमसे बढ़ाने की कोशिश की तब हम भी इतनी शरीफ नहीं है जो किसी को ऐसे ही छोड़ दें। सच कहें तो शराफत हमारे अंदर दूर दूर तक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अपन एक नंबर का लुच्चा लफंगा है, आई मीन लफंगी है। मेरे को किसी से डर नहीं लगता और जो मेरे से मिलने आएगा मैं उसकी हड्डियां तोड़ डालूंगी। लेकिन आप पर तरस खाकर मैं आपको यहां से बचकर निकलने का एक मौका जरूर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर सिंह तो राजकुमारी तारा प्रिया के ऐसे भाषा को सुनकर हैरान हो गए थे। ये तो बहुत ही अलग तरीके की भाषा है जो गुंडे मवाली इस्तेमाल करते हैं। महाराज अर्थवीर सिंह मन ही मन बोलते हैं, अगर इस लड़की के माता पिता होते तब वो इसे ऐसा नहीं रहने देते और इसे अच्छे संस्कार सिखाते। लगता है ये बच्ची अनाथ है, तभी तो दूसरों से बात करने की तमीज ही नहीं है इसके अंदर। उद्धरण चिन्ह। हमारे यहाँ की औरतें पर्दे में रहती है और पुरुषों से जितना हो सके उतना दूर रहती है। धीमी आवाज में बात करना और अपनी नजरें झुकाकर रखना तो यहाँ की सारी औरतों का रोज का काम है। उद्धरण चिन्ह। अगर यह सारी चीज इस लड़की ने अगर नहीं सीखा है इसका मतलब ये पक्का अनाथ है। लेकिन अब से वह अनाथ नहीं रहेगी। मुझे लगता है मुझे इसे गोद ले लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी और बदतमीज होती जा रही है। पता नहीं आगे जाकर इसका भविष्य कैसा होगा। मुझे तो लगता है मुझे इसे अपने पास पूरी जिंदगी के लिए ही रख लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मेरे पास रहकर अच्छी अच्छी बातें सीखेगी। ऐसे तो जब देखो तब किसी न किसी से लड़ने को तैयार रहती है। बेचारे पवन वीर का तो ऐसा हालत कर दिया है कि वह बेचारा अभी तक अपना इलाज ही करवा रहा है। उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर सिंह राजकुमारी तारा प्रिया को गोद लेने के बारे में मन ही मन सोच रहे थे कि उनके कान में बाहर से राजकुमारी तारा प्रिया के चिल्लाने की आवाज आती है। बाहर से राजकुमारी तारा प्रिया चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ओ बुर्बक अर्थवीर, तुमको हमरी बतवा सुनाई नहीं दे रही का। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी तारा प्रिया के मुंह से फिर अलग भाषा सुनकर महाराज अर्थवीर सिंह ने अपने मन में ही बनाए गए योजना पर और भी ज्यादा एग्री हो जाते हैं। उन्होंने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह राजकुमारी तारा प्रिया को सुधार कर ही दम लेंगे। वो चिल्लाते हुए राजकुमारी तारा प्रिया को बोलते हैं, चिकित्सक साहिब, हम आपकी बात को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, तो फिर बताइए यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। उद्धरण चिन्ह। फाइनली अब जाकर राजकुमारी तारा प्रिया के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आती है और वह बेधड़क होकर बोलती है, आज आपने मुझे बहुत ही ज्यादा नाराज किया है, तो फिर अब आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे मनाएं। उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले काम जो आपको करना है वह है मुझसे माफी मांगना। सुना है संख्या 5 शुभ होता है, तो फिर आप हमसे 5 बार माफी मांगी है, वह भी हाथ जोड़कर। उद्धरण चिन्ह। बोलते बोलते राजकुमारी तारा प्रिया अचानक से रुक जाती है और उन्हें तुरंत ही अपनी गलती समझ में आ जाती है। वो बात बदलते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, हम आपको बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बदले में आपको हमारे पैरों पर गिरकर हमसे माफी मांगना होगा और हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाना होगा और हमारी चापलूसी करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। आप इस देश के महाराज हैं और एक महाराज कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटा, इसीलिए आपको हमें वचन देना होगा कि आप इस कमरे से बाहर निकालने के बाद हमसे माफी मांगेंगे, वह भी हमारे पैरों पर गिरकर। उद्धरण चिन्ह। और सबसे जरूरी बात कि हमसे माफी मांगने के बाद आप हम पर गुस्सा नहीं करेंगे और हमें सजा देने के बारे में नहीं सोचेंगे, वरना फिर मजबूर होकर हमें आपके साथ कुछ करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। आप बस एक शरीफ इंसान की तरह हमसे माफी मांग लीजिए, हम आपको माफ कर ही देंगे, शायद वह तो आपके माफी मांगने के तरीके पर निर्भर करता है। उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर सिंह को मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। स्त्री की तो बात ही छोड़ो, आज से पहले कोई पुरुष भी महाराज अर्थवीर सिंह के ऊपर इस तरह से हावी नहीं हुआ था। महाराज अर्थवीर सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगी थी और ना ही किसी के सामने झुके थे। ये छोटी सी एक उंगली भरकर साइज की बच्ची उनसे माफी मंगवाना चाहती है, वह भी पैरों में गिरकर। महाराज अर्थवीर सिंह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। महाराज अर्थवीर सिंह मन ही मन सोचने लगे कि इस बच्ची के मन में भी किसी न किसी चीज का डर तो जरूर होगा। इस दुनिया में जन्म हुए हर एक इंसान के अंदर किसी न किसी तरह का डर होता तो जरूर है। बस एक बार महाराज अर्थवीर सिंह राजकुमारी तारा प्रिया की कमजोर नस को पकड़ ले, उसके बाद वो इस बदमाश बच्ची को सुधार कर ही दम लेंगे।
वो अपने दांत पीसते हुए अपने गर्दन पर बहुत बुरे तरीके से हाथ फेरने लगते हैं और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं, महाराज अर्थवीर सिंह को कोई झुका सके ऐसा इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ है और आपके जैसी छोटी सी बच्ची को लगता है कि वह हमें अपने सामने झुका सकती है। उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर सिंह के मुंह से अपने लिए बच्ची सुनते ही राजकुमारी तारा प्रिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं थी। उनकी उम्र 18 साल थी। हालांकि राजकुमारी तारा प्रिया महाराज अर्थवीर सिंह के सामने बहुत ही ज्यादा छोटी लगती थी क्योंकि महाराज अर्थवीर सिंह खुद ही पहाड़ की तरह लंबे थे। राजकुमारी तारा प्रिया गुस्से में अपने दांत पीस लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है, हम बच्ची नहीं है और खबरदार जो हमें किसी ने भी बच्चा बोला तो आप बच्चे आपका पूरा खानदान बच्चा पाउटिंग। उद्धरण चिन्ह। गुस्से से राजकुमारी तारा प्रिया का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। अचानक से ही उन्हें वह वक्त याद आ गया जब महाराज अर्थवीर सिंह अपने एक हाथ से ही राजकुमारी तारा प्रिया को हवा में लटका देते हैं। ये सब राजकुमारी तारा प्रिया के लिए बहुत ही ज्यादा हमिलिएटिंग था। वो अभी और कुछ बोलता उसके पहले ही एक सैनिक अपने हाथ में खाने की थाल को लेकर महाराज अर्थवीर सिंह के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और बाहर से ही आवाज लगाते हुए बोलता है, प्रणाम महाराज। आपने भोजन मंगाया था और हम उसे लेकर आ गए। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनते ही राजकुमारी तारा प्रिया को अचानक से याद आता है कि हाँ उन्होंने सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। राजकुमारी तारा प्रिया को अचानक से ही एहसास होता है कि उन्हें बहुत तेज भूख लगी है। वो महाराज अर्थवीर सिंह के बिस्तर पर बैठ जाती है और एक पैर के ऊपर दूसरा पर चढ़कर किसी रानी की तरह बैठ जाती है। वो बड़े ही अलग अंदाज में उस सैनिक को ऑर्डर देते हुए अंदर बुला लेती है। वो सैनिक भी इजाजत मिलने के बाद कमरे के अंदर आ जाता है। महाराज अर्थवीर सिंह के कमरे में आकर वह सैनिक का हैरान हो गया था क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी महाराज अर्थवीर सिंह के कमरे में किसी भी लड़की को नहीं देखा था। राजकुमारी तारा प्रिया को देखते ही उस सैनिक के मन में ख्याल आया कि क्या ये लड़की महाराज के बहुत ही करीब है। क्या इस लड़की को महाराज ने अपना दिल बहलाने के लिए अपने पास रखा हुआ है। वो सैनिक मन ही मन बहुत कुछ सोच रहा था लेकिन सामने से वह राजकुमारी तारा प्रिया को कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप भोजन राजकुमारी के सामने सजा कर रख देता है और राजकुमारी तारा प्रिया से इजाजत लेकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। उस सैनिक के चले जाने के बाद राजकुमारी तारा प्रिया के चेहरे का पूरा एटीट्यूड गायब हो जाता है और वो जल्दी से खाने की प्लेट को अपने हाथ में उठा लेती है और दौड़कर महाराज अर्थवीर सिंह की खुफिया दरवाजे की तरफ चली जाती है। वो दरवाजे के पास बैठकर महाराज अर्थवीर सिंह को चिढ़ाने के अंदाज में एक चम्मच गाजर का हलवा अपने मुंह में डालते हुए बहुत ही ऐसी आवाज में गाजर के हलवे की तारीफ करते हुए बोलती है, अरे मोरी मैया कसम से मैंने आज से पहले कभी भी इतना स्वादिष्ट गाजर का हलवा नहीं खाया। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही राजकुमारी तारा प्रिया पुरिया और सब्जियों की तरफ देखने लगते हैं। सब्जियों को देखकर राजकुमारी तारा प्रिया की आंखें चमक चुकी थी। मतलब इस पुराने जमाने के लोगों को भी पनीर की सब्जी की अलग अलग वैरायटी बनाना आता है। हालांकि ऐसी वैरायटी तो राजकुमारी तारा प्रिया ने अपने जमाने में कभी खाई ही नहीं है। क्या इस जमाने के लोगों को भी नई नई चीज बनाने आती है। राजकुमारी तारा प्रिया जैसे ही एक बाइट खाना अपने मुंह में डालती है खुशी से उनकी आंखें बंद हो जाती है। इन 2 दिनों में पहली बार राजकुमारी तारा प्रिया ने इस महल का भोजन खाया था। वो इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकती थी कि विजयगढ़ में सच में बहुत ही अच्छा भोजन मिलता है। विजयगढ़ के राजमहल का बावर्ची सच में बहुत ही अच्छा भोजन बनता है। महाराज अर्थवीर सिंह को चढ़ाते हुए राजकुमारी तारा प्रिया एक एक और बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे खा रही थी और हर एक बाइट के साथ उनके मुंह से खान की तारीफ ही निकल रही थी। महाराज अर्थवीर सिंह गुस्से से बक्से के अंदर बैठे हुए थे और राजकुमारी तारा प्रिया की आवाज को सुनकर उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने गुस्से को दबाते हुए राजकुमारी तारा प्रिया को बोलते हैं, हम आपको सजा नहीं देंगे, कृपया कर हमें बाहर निकाल दीजिए। हमारे यहाँ बंद रहने की वजह से महल के बहुत सारे काम रुके हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। तक्ष साम्राज्य के लोगों की नज़र हमारे इस सिंह साम्राज्य के ऊपर है और ऐसे में अगर एक राजा ऐसे एक छोटे से बक्से में बंद रहा तो फिर हमारा पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। चिकित्सक साहिब हमारा वक्त बहुत ही ज्यादा कीमती है, समझने की कोशिश कीजिए। अपने गुस्से को कंट्रोल करके महाराज अर्थवीर सिंह ने फाइनली राजकुमारी तारा प्रिया को मनाने के बारे में सोचा।
राजकुमारी तारा प्रिया भी भाव खाते हुए बोलती है, हमारी बात मान लीजिए, हम आपको अभी के अभी आज़ाद कर देंगे। अपने इस साम्राज्य को बचाने के लिए और अपने इस साम्राज्य के लोगों को बचाने के लिए क्या आप हमारी इतनी छोटी सी बात भी नहीं मान सकते? उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी तारा प्रिया की बात को सुनकर महाराज अर्थवीर सिंह एक जोरदार मुक्का दरवाजे पर मरते हैं। उनका मुक्का इतना जोरदार था कि उस खुफिया कमरे का दरवाजा कांप गया। राजकुमारी तारा प्रिया के हाथ से भी प्लेट गिरते गिरते बचा। वो सच में डर गई थी। राजकुमारी तारा प्रिया को ऐसा लगा कि अगर महाराज अर्थवीर सिंह ऐसे ही 4-5 बार दरवाजे पर मुक्का मारते रहे तब दरवाजा ही टूट जाएगा। राजकुमारी तारा प्रिया को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि उन्हें महाराज की आवाज में गुस्सा साफ साफ महसूस हो रहा था। राजकुमारी तारा प्रिया मन ही मन सोचती है, अरे तारा, तुम डर क्यों रही हो? यह आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बे ब्रेव तारा, अगर यह आदमी ताकत में तुमसे ज्यादा स्ट्रांग निकल भी तब भी तुम रनिंग में इस आदमी से ज्यादा स्ट्रांग हो। उद्धरण चिन्ह। अगर तुम लड़ाई में नहीं जीत सकती, कम से कम भागने में तो जीत ही सकती हो। अगर तुम अभी उनके सामने झुक गई तो फिर तुम्हारी इज्जत की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, तारा कभी किसी के सामने नहीं झुक सकती। और वैसे भी मुझे इस अर्थवीर सिंह से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये वही महाराज है जिसने 8 साल पहले असली राजकुमारी तारा प्रिया को धक्का देकर बहुत बुरे तरीके से गिरा दिया था। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी तारा प्रिया को कंकड़ और पत्थर से भरे जमीन पर इतने बुरे तरीके से गिरने के बाद भी उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर राजकुमारी तारा प्रिया की तरफ देखा भी नहीं था कि उन्हें कितनी ज्यादा चोट पहुंची थी। उद्धरण चिन्ह। और जहां तक कि मैं इस स्टोरी को पढ़ा है, महाराज अर्थवीर सिंह ने राजकुमारी तारा प्रिया को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया हुआ है, इसीलिए ये इंसान मेरे हाथों थोड़ा तो टॉर्चर होना डिजर्व करता ही है। उद्धरण चिन्ह। अब जब तक महाराज अर्थवीर सिंह खुद राजकुमारी तारा प्रिया से माफी नहीं मांग लेते तब तक उन्हें आजादी नहीं मिलने वाली है, बस बात खत्म। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 16 संग्राम सिंह की लगी क्लास। राजकुमारी तारा प्रिया दरवाजा खोलने में जितना ही देर कर रही थी उतना ही महाराज अर्थवीर सिंह का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हालांकि वक्त के साथ साथ राजकुमारी तारा प्रिया को भी अपने आसपास का माहौल डरावना होता हुआ महसूस होने लगा था। राजकुमारी तारा प्रिया थोड़ा सा डर गई थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर तरफ काले बादलों ने उन्हें घेर लिया हो और कभी भी उनके ऊपर बिजली गिर सकती हो। वो बेशक महाराज अर्थवीर सिंह से नहीं डरती थी, लेकिन वह इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती थी कि ताकत के मामले में महाराज अर्थवीर सिंह राजकुमारी तारा प्रिया से ज्यादा मजबूत है। हालांकि राजकुमारी तारा प्रिया के पास बहुत सारे गैजेट है जिसके जरिए वो बड़ी से बड़ी लड़ाई भी जीत सकती है, लेकिन ताकत के मामले में सच में महाराज अर्थवीर सिंह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी तक सब कुछ मजाक में चल रहा था, लेकिन अब राजकुमारी तारा प्रिया को महाराज अर्थवीर सिंह की आभा डराने लगी थी। किसी इंसान का ऑरा इतना ज्यादा डरावना कैसे हो सकता है? राजकुमारी तारा प्रिया बच्चों जैसा मुंह बना लेती है और बहुत धीमी से आवाज में बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अब पैर छूकर नहीं, आप बस मुझसे माफी मांग लो और वादा करो कि आप मुझे परेशान नहीं करोगे और मेरी पिटाई नहीं करोगे, तब मैं आपको छोड़ दूंगी। उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर सिंह इतनी ज्यादा गुस्से में थे कि इस वक्त उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो गुस्से में आकर दरवाजे पर एक और मुक्का जोर से मार देते हैं। राजकुमारी तारा प्रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरवाजे पर दरारें आ गई थी। राजकुमारी तारा प्रिया डर कर जल्दी से दरवाजा खोल देती है। वो अगर दरवाजा खुद से खोलती तब उनके बचने के थोड़े बहुत चांस तो होते हैं, लेकिन अगर महाराज अर्थवीर सिंह दरवाजा खुद ही मुक्का मार मार कर तोड़ देते तब किसी भी कीमत पर वह राजकुमारी तारा प्रिया को छोड़ते नहीं। महाराज अर्थवीर सिंह के चेहरे को देखे बिना ही राजकुमारी तारा प्रिया समझ चुकी थी कि महाराज अर्थवीर सिंह इस वक्त कितना ज्यादा गुस्सा है। दरवाजा खोलने के साथ ही राजकुमारी तारा प्रिया जल्दी से दौड़कर महाराज अर्थवीर सिंह के कमरे के दरवाजे के पास पहुंच जाती हैं। उस छोटे से बक्से से निकलने के बाद महाराज अर्थवीर सिंह राजकुमारी तारा प्रिया की पिटाई करने के लिए अगर उनके पीछे आने लगे तब राजकुमारी तारा प्रिया जल्दी से इस कमरे से भागने में कामयाब हो सके। महाराज अर्थवीर सिंह बहुत धीरे धीरे उस बक्से से बाहर निकलते हैं। उनका चेहरा गुस्से और घुटन भरे माहौल की वजह से लाल हो चुका था।
राजकुमारी तारा प्रिया को तो महाराज अर्थवीर के आसपास से काले काले बादल निकलते हुए दिखाई दे रहे थे जो बहुत ही ज्यादा डरावने थे। महाराज अर्थवीर सिंह उठकर जैसे ही खड़े होते हैं राजकुमारी तारा प्रिया जल्दी से वहां से दौड़कर भाग जाती है। भागते हुए राजकुमारी तारा प्रिया मन ही मन सोचती है, ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। नेक्स्ट टाइम से इससे पंगा एक परफेक्ट प्लान को बनाकर लेना होगा। उद्धरण चिन्ह। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं इस इंसान को सजा भी दूं और इसे पता भी ना लगे कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे मैंने किया है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही राजकुमारी तारा प्रिया के चेहरे पर अचानक से चमक आ जाती है और वो चुटकी बजाते हुए बोलती है, अरे हाँ, यहाँ पर तो मेरा पहला बकरा है मौजूद है। अब से मैं जो भी बदमाशी करूंगी उसका सारा इल्जाम अक्षय पर लगा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी अक्षय की वजह से मेरी जान गई है, इसके बदले में वह थोड़ा बहुत मार तो खा ही सकता है। मन ही मन अक्षय को फंसाने के बारे में सोते हुए राजकुमारी तारा प्रिया यहाँ से निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में महाराज अर्थवीर सिंह बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। वो गुस्से में आकर 2-3 फूलदान तोड़ डालते हैं, खिड़की के पर्दे भी फाड़ डालते हैं। मन भर सामान को तोड़ने के बाद महाराज अर्थवीर सिंह को कहीं जाकर चैन आता है। वो गुस्से में बोलते हैं, इस लड़की को सुधारना बहुत मुश्किल होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अगले ही पाल महाराज अर्थवीर के चेहरे पर अजीब सी तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है, स्मर्क, और वह बोलते हैं, वैसे भी मुझे कौन सा आसान काम करना पसंद है। मुझे तो हमेशा से ही मुश्किल काम ही अच्छे लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ महाराज अर्थवीर सिंह भी अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं और अपने सैनिक को कुछ समझाने लगते हैं। वो इस खुफिया दरवाजे को बाहर से बंद करने के लिए एक अलग और खास तरीके का लॉक लगवाना चाहते थे, एक ऐसा लॉक जिसे खोलने और बंद करना सिर्फ और सिर्फ महाराज अर्थवीर सिंह को ही आए और किसी को नहीं। सैनिक को सही से सारी बात समझा देने के बाद महाराज अर्थवीर सिंह जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनकी नज़र आसमान की तरफ चली जाती है। रात होने वाली है और अब तक डॉक्टर तारा अपने घर के लिए निकल चुकी होगी। डॉक्टर तारा के चले जाने के बारे में सोचकर महाराज अर्थवीर सिंह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन महाराज अर्थवीर सिंह मन ही मन चाह रहे थे कि डीआर तारा हर वक्त उनके सामने उनके पास ही रहे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनके मन में ऐसी फीलिंग क्यों है, लेकिन फीलिंग है तो सही। वो डीआर तारा की बदमाशियां के बारे में सोते हुए पवनवीर सिंह के कक्ष की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजमाता संतोषी देवी अपने कक्ष में आराम से सो रही थी कि अचानक से ही उनके कक्ष में एक दासी जाकर राजमाता संतोषी देवी को सूचित करती है कि छोटी बहू रानी उनसे मिलना चाहती हैं। राजमाता दासी को आदेश देते हुए बोलती है कि जाओ, जाकर सम्मानपूर्वक कविता को लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। कविता सिंह, जयवीर सिंह के छोटे भाई की पत्नी और महाराज अर्थवीर सिंह की चाची, ठीक 2 मिनट बाद राजमाता संतोषी देवी के कक्ष में प्रवेश करती हैं। राजमाता संतोषी देवी को इतनी कमजोर हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर कविता सिंह मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उन्हें इस बात की तसल्ली हो रही थी कि कुछ ही दिनों के अंदर में राजमाता की मृत्यु हो जाएगी। वो राजमाता के पास आकर दुखी अंदाज में बोलती है, प्रणाम भाभी माँ, कैसी हालत है आपकी? सुना है अर्थवीर आपके लिए अच्छे अच्छे योग्य चिकित्सक की तलाश कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। राजमाता संतोषी देवी मन ही मन अपने दांत पीस लेती है, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लिए हुए कविता सिंह को बोलती है, तुम्हें तो पता ही है कविता कि मेरा बेटा मुझसे कितना ज्यादा प्यार करता है। जाहिर सी बात है, उसकी माँ की ऐसी हालत है तो फिर वो मेरे लिए एक चिकित्सक की तलाश तो करेगा ही। उद्धरण चिन्ह। राजमाता संतोषी सिंह ने भी सीधा कविता सिंह के चोट पर ही वार कर दिया था। अभय वीर सिंह यानी कि कविता सिंह का अपना बेटा कविता सिंह को जरा सा भी प्यार नहीं करता। अभय वीर सिंह के दिल में अपने माता पिता के लिए जरा सा भी इज्जत और प्यार नहीं है। अपने बेटे के ऐसे व्यवहार की वजह से कविता सिंह बहुत ही ज्यादा चिढ़ी हुई रहती है। बात को बदलते हुए कविता सिंह राजमाता संतोषी सिंह से बोलते हैं, वैसे भाभी माँ, आजकल सुनने में आ रहा है कि अर्थवीर किसी जवान लड़की के साथ देखे जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। देखी भाभी माँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन उनके सर पर इस वक्त इस पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन कल से ही उन्हें एक 16-17 साल की छोटी सी लड़की के साथ देखा जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। आपको तो पता है ना, अर्थवीर की उम्र 28 साल है और उसके साथ जो जवान लड़की दिखती है उसकी उम्र 16-17 की है।
हो सकता है किसी दुश्मन देश के लोगों ने उस छोटी सी लड़की को इस महल में भेजा हो अर्थवीर सिंह को अपने रूप जाल में फंसाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। भाभी माँ, शायद आपने देखा नहीं है कि वह लड़की देखने में कितनी ज्यादा खूबसूरत है। मेरा खुद का बेटा अभय वीर सुबह से ही उसके बारे में बातें कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। ऐसी खूबसूरत सी लड़की जिसका पहनावा बिल्कुल हमारी तरह नहीं है, वो पक्का किसी और देश से आई हुई है और उसके रूप जाल में महाराज अर्थवीर फंस चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर को समझाए कि उन्हें इस वक्त अपने देश पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी स्त्री पर। उद्धरण चिन्ह। कविता सिंह राजमाता को महाराज अर्थवीर सिंह से डॉक्टर तारा को दूर रखने के लिए इसलिए नहीं कह रही थी क्योंकि उन्हें इस साम्राज्य की चिंता है, बल्कि उन्हें पता लग चुका था कि अभय वीर सिंह डॉक्टर तारा को पसंद करने लगे हैं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि अभय वीर सिंह ने डॉक्टर तारा को सिर्फ एक बार ही देखा है और उन्हें डॉक्टर तारा के चेहरे के अलावा उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, यहाँ तक कि नाम भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना दिल डॉक्टर तारा के ऊपर हार चुके थे। कविता सिंह तो यही चाहती थी कि किसी भी तरह से महाराज अर्थवीर सिंह उस लड़की को छोड़ देता कि उनका बेटा ही उस छोटी सी कली को पहली बार मन भर अपने नीचे मसल कर छोड़ दे। राजघराने के लोगों का ऐसे अयाशियां करना बहुत ही आम बात है, लेकिन जो इस पूरे रियासत का मालिक होता है वो इन सभी चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। आसान भाषा में बताऊं तो जयवीर सिंह और महाराज अर्थवीर सिंह दोनों ही अपने देश, अपने साम्राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस थे और उनके लिए उनके इस साम्राज्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं था। लेकिन इन दोनों के अलावा इन दोनों के ही छोटे भाई लोग लड़कियों को कपड़ों की तरह इस्तेमाल करके बदल देते हैं। यहाँ तक कि एक बार इस्तेमाल की गई लड़की को दोबारा इस्तेमाल तक नहीं करते। कुछ लाचार लड़कियां जिन्हें उनके खुद के परिवार वाले ही पैसों की तंगी की वजह से राजघराने के लड़कों को बेच देते हैं, उन्हें मजबूरी में ऐसी जगह पर आकर ऐसे इस किस्म के राजकुमारों का दिल बहलाने पड़ता है। महाराज अर्थवीर सिंह इन सभी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके देश की सुरक्षा है। वो बाहर के दुश्मनों से अपने देश को बचाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि उन्हें पता था कि उनके महल में भी बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो गलत है, लेकिन वो इन सभी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। अब भला रॉ के एजेंट लोगों को अपने देश में हो रहे छोटे मोटे क्राइम पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही कहानी है। हालांकि महाराज अर्थवीर सिंह चाहते थे कि वो अपने ही देश में चल रहे कुछ गलत कानून को बदल सके, लेकिन उनके पास इन सभी चीजों के लिए ज्यादा वक्त ही नहीं होता था। इसी वजह से महाराज अर्थवीर सिंह एक ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहते थे जो बहुत ही ज्यादा निडर हो और अकेले ही पूरे देश को संभालने की ताकत रखती हो। हालांकि महाराज अर्थवीर ने अभी तक जितनी भी लड़कियों को देखा है वह सारी ही लड़कियां छुई मुई और डरपोक किस्म की है। वैसे तो महाराज अर्थवीर सिंह ने राजकुमारी ताराप्रिया को भी देख लिया है जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया के अंदर बचपना बहुत ही ज्यादा है। ऊपर से महाराज अर्थवीर को पता ही नहीं है कि राजकुमारी ताराप्रिया कौन है और कहां से आई है। ऊपर से ये लड़की उम्र में बहुत ही ज्यादा छोटी है। महाराज अर्थवीर सिंह को अपनी रानी के रूप में पहले ही नजर में राजकुमारी ताराप्रिया ही पसंद आ गई थी, लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया के बचपने को देखकर उन्होंने पहले राजकुमारी ताराप्रिया को सुधारने का प्लान ही बना लिया। वही जब राजमाता संतोषी सिंह कविता सिंह की बात को सुनती है तब उनके चेहरे पर थोड़े अजीब से भाव आ जाते हैं। एक पल के लिए उनके दिमाग में सच में ख्याल आता है कि क्या सच में डॉक्टर तारा किसी दुश्मन देश द्वारा भेजी गई कोई जासूस है जो महाराज अर्थवीर सिंह को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। खान की अगले ही पल राजमाता संतोषी देवी ने अपने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया, क्योंकि डॉक्टर तारा की दी हुई दवाएं सच में राजमाता के ऊपर असर कर रही थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि डॉक्टर तारा सच में कोई चिकित्सक है जो उनका इलाज कर रही है। और वैसे भी अगर डॉक्टर तारा सच में महाराज अर्थवीर सिंह को नुकसान पहुंचाना चाहती तब चाची जी राजमाता के पास आकर उन्हें डॉक्टर तारा के खिलाफ भड़कती नहीं। कविता सिंह तो इस बात से खुश होती कि कोई तो है जो महाराज अर्थवीर सिंह को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर डॉक्टर तारा सच में महाराज अर्थवीर सिंह को नुकसान पहुंचाना चाहती है तब डॉक्टर तारा की पोल खोलने की जगह कविता सिंह खुद भी उसका साथ देने लगती। लेकिन जिस तरीके से कविता सिंह डॉक्टर तारा को विलेन बना रही है और खुद हीरोइन बनने की कोशिश कर रही है, उसके हिसाब से राजमाता भी समझ चुकी थी कि कविता सिंह बेवजह ही डॉक्टर तारा को विलन बनने की कोशिश कर रही है। कविता सिंह नकली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए हुए राजमाता को देख रही थी। थक हार का फाइनली राजमाता संतोषी सिंह बोलती है, मेरी तो अब उम्र ही हो गई है मरने की।
मैं तो बस अपने बच्चे को सही सलामत देखना चाहती हूँ। इतनी कम उम्र में ही मेरे बच्चे ने बहुत सारे दुश्मन पाल रखे हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता वह लड़की कौन है और कैसी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अर्थवीर से उसके बारे में बात करूंगी और उसके बाद अर्थवीर उस लड़की के बारे में अच्छे से जांच करवाएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही राजमाता धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने का नाटक करने लगती है। वो कविता सिंह को एक पल के लिए भी अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहती थी। राजमाता संतोषी सिंह बहुत अच्छे से जानती थी कि कविता सिंह ने यहाँ पर आकर बेवजह ही डॉक्टर तारा के खिलाफ जहर उगला है, जबकि डॉक्टर तारा ऐसी इंसान बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बेशक डॉक्टर तारा बड़बोली और झगड़ालू है, लेकिन उसके मन में खुद है, इस बात को तो राजमाता संतोषी सिंह बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। जब कविता सिंह को यकीन हो जाता है कि राजमाता बोलते बोलते ही सो चुकी है, तब वह अपना अजीब समूह बना लेती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। वो इस कमरे से निकलते वक्त ही राजमाता संतोषी सिंह और महाराज अर्थवीर को बहुत ही ज्यादा कोसती है और दोनों को ही मर जाने की बद्दुआ देती है। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर, राजकुमारी तारा प्रिया जैसे ही अपने महल वापस लौटी है, वो जल्दी से महल के पीछे पहुंच जाती है और खिड़की से चढ़कर अपने कमरे में आ जाती है। आज महाराज अर्थवीर सिंह से लड़ने की वजह से उन्हें यहाँ पर आने में थोड़ी देर हो गई थी। राजकुमारी तारा प्रिया जल्दी से अपने कमरे में आकर फटाफट अपने कपड़े बदलकर राजकुमारी वाले कपड़े पहन लेती है। अच्छा खासा हल्का सा लहंगा पहन लेने के बाद राजकुमारी तारा प्रिया जल्दी से भोजन घर की तरफ भागती है। दिन का टाइम हो चुका था और एकादशी राजकुमारी तारा प्रिया को बुलाने के लिए उनके कक्ष की तरफ बढ़ रही थी। आज राजकुमारी तारा प्रिया की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो एकदम वक्त पर अपने महल पहुंच गई। वो डॉक्टर तारा के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर होना चाहती थी, लेकिन वो राजकुमारी तारा प्रिया को पूरी दुनिया के सामने बेवकूफ़ी बनाए रखना चाहती थी। राजकुमारी तारा प्रिया के अकॉर्डिंग अगर आप ताकतवर है तब सब आपके तलवे चाटेंगे, लेकिन अगर आप कमजोर है तब आपको डराएंगे, धमकाएंगे और आपका फायदा उठाएंगे। ये तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए पहले कमजोरी बन जाओ ताकि लोग तुम्हें डराए और धमकाएं, और जब लोग तुम्हें अपना असली चेहरा दिखा दे तब तुम भी लोगों को अपना असली चेहरा दिखा दो और उनकी क्लास लगा दो। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाए, तब राजकुमारी तारा प्रिया को कमजोर समझकर ही तो सेनापति संग्राम सिंह ने उनके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की थी। हालांकि मासूम और भोली भाली राजकुमारी तारा प्रिया तो अभी भी है, लेकिन सिर्फ उदयपुर के लोगों की नजरों में। राजकुमारी तारा प्रिया जल्दी से डिनर करने के लिए डाइनिंग एरिया में पहुंच जाती है, जहां पूरा शाही परिवार बैठा हुआ था। राजकुमारी तारा प्रिया अपने चेहरे पर बहुत अजीब सी मुस्कुराहट लिए वहां पर जाकर बैठ जाती हैं। महारानी शिवानी राजकुमारी तारा प्रिया को देखते हुए थोड़ा गुस्से बड़े अंदाज में राजकुमारी तारा प्रिया से सवाल करती है, ये क्या दिन भर आप अपने कक्ष में ही पड़े रहती हैं? लगता है कुछ सालों तक हमने आपको अकेला छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब आप हमसे बदला लेने के लिए हमें अकेला छोड़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही महारानी शिवानी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और बोलती है, वैसे भी बेटियां पराया धन होती है जो एक न एक दिन किसी और के घर चली जाती है। कम से कम जब तक आप दोनों बहनें हमारे साथ हैं, हमारे साथ वक्त तो बताया कीजिए। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनते ही राजकुमारी ऐश्वर्या, जो अभी तक चुपचाप डिनर कर रही थी, उनकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है और वो डाइनिंग टेबल से उठकर चुपचाप वहां से निकल जाती है। उन्होंने अपना डिनर तक कंप्लीट नहीं किया था और वो डिनर को छोड़कर उठकर वहां से भाग गई। राजकुमारी ऐश्वर्या को ऐसे जाते हुए देखकर राजकुमारी तारा प्रिया को कुछ अजीब सा लगा। वो अपनी एक आईब्रो ऊपर करके महारानी शिवानी की तरफ देखते हुए उनसे सवाल करती है, इन्हें क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। महारानी शिवानी थोड़ी उदासी भरी आवाज में बोलती है, आज से ठीक 2 दिन बाद राजकुमारी ऐश्वर्या और सेनापति संग्राम सिंह के सगाई की तारीख निकाली गई है। हो तो 2 दिन बाद आपकी बहन और आपके जीजू की सगाई हो चुकी होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही महारानी शिवानी अपने चेहरे पर हल्की सी नकली मुस्कुराहट को ले आती है और चुपचाप डिनर करने लगती है। वैसे भी राजकुमारी ऐश्वर्या तो पहले ही यहां से निकल चुकी थी। महाराज चंद्रशेखर सिंह इस वक्त यहीं पर मौजूद थे, लेकिन वो आप सब कुछ देख रहे थे और कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वैसे भी राजकुमारी ऐश्वर्या और सेनापति संग्राम सिंह के विवाह की घोषणा तो महाराज चंद्रशेखर सिंह ने ही की है। वही राजकुमारी ऐश्वर्या और सेनापति संग्राम सिंह के सगाई की बात को सुनकर राजकुमारी तारा प्रिया के हाथ, जो कि अभी उनकी में जाने वाले थे, वह रुक जाते हैं।
महारानी शिवानी की बात को सुनकर राजकुमारी ताराप्रिया मन ही मन बोलती है, दो बेटे यहाँ तो अपनी बड़ी बेटी की जिंदगी की ऐसी की तैसी करने पर लगे हुए हैं ये लोग। उद्धरण चिन्ह। ये लोग भोले हैं या फिर जरूरत से ज्यादा बेवकूफ है जो इन्हें सेनापति संग्राम सिंह की चालाकी समझ में नहीं आ रही है। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ताराप्रिया चुपचाप अपना डिनर कर रही थी और मन ही मन बोल रही थी, मतलब इन 2 दिनों के पहले ही मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से अपनी बड़ी बहन की सगाई रुक जाए। उद्धरण चिन्ह। ओफ यार, ये दुनिया के सारे काम मुझे ही क्यों करना होता है। ये राजकुमारी ऐश्वर्या कितनी ज्यादा डफर है जो कोई भी एगागेरा आकर उन्हें परेशान करके चला जाता है। उनकी जगह में होती तो सेनापति संग्राम सिंह की 206 हड्डियों को 408 हड्डियां बना देती। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ऐश्वर्या के बारे में सोचना छोड़कर राजकुमारी ताराप्रिया जल्दी से अपना डिनर कंप्लीट कर लेती है और वहां से बाहर निकल जाती है। वैसे भी इस डाइनिंग एरिया की शांति राजकुमारी ताराप्रिया को बहुत अजीब लग रही थी। महाराज चंद्रशेखर सिंह तो इतना ज्यादा चुप बैठे हुए थे जैसे वह कोई बहुत बड़े वाले विलेन हो। ऊपर से महारानी शिवानी भी चुप थी। राजकुमारी ऐश्वर्या वहां से भाग गई जिसकी वजह से राजकुमारी ताराप्रिया का भी वहां पर मन नहीं लग रहा था। रात हो चुकी थी और डिनर के बाद राजकुमारी ताराप्रिया थोड़ी देर वॉकिंग करती थी क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए और एक डॉक्टर होने के नाते राजकुमारी ताराप्रिया को इस बात का ज्यादा ध्यान रखना होता था कि उनकी तबीयत खराब ना हो किसी भी तरीके से। डॉक्टर तारा के सही सलामत रहने की वजह से ही ना जाने कितने लोगों की जान बच सकती है। अभी राजकुमारी ताराप्रिया कुछ सोचते सोचते आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से उनके सामने एक हाथ आ जाता है। राजकुमारी ताराप्रिया स्टैचू हो जाती है और पहले वो अपने सामने के हाथ को देखते हैं और अपनी नजरों को घुमाकर उसके बाद बगल में खड़े इस हाथ के मालिक को देखती हैं जो और कोई नहीं बल्कि सेनापति संग्राम सिंह ही थे। एक बार फिर से सेनापति संग्राम सिंह को अपनी आंखों के सामने देखकर राजकुमारी ताराप्रिया का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। वो इस आदमी को एक पल के लिए भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। राजकुमारी ताराप्रिया इस वक्त वैसे भी पहली मंजिल पर थी और महल की पहली मंजिल भी बहुत ज्यादा ऊंची है। वो सेनापति संग्राम सिंह के हाथ को इग्नोर करके दूसरी तरफ रेलिंग के पास चली जाती है और चांद को देखने लगती है। सेनापति संग्राम सिंह जब नोटिस करते हैं कि राजकुमारी ताराप्रिया उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ गई है तब उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है। वो जल्दी से आगे बढ़कर राजकुमारी ताराप्रिया के पास वापस से पहुंच जाते हैं और राजकुमारी ताराप्रिया का हाथ जो रेलिंग पर रखा हुआ था उसके ऊपर ही अपना हाथ रख देते हैं। अब इस पॉइंट पर आकर नॉर्मली किसी भी लड़की को बहुत तेज गुस्सा आता है लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर तारा के चेहरे पर इस वक्त बहुत ही डरावनी मुस्कुराहट थी जैसे अगले ही पल कुछ होने वाला है। ये इंसान सच में बहुत ही ज्यादा बेशर्म है जिसकी शादी कुछ ही दिनों बाद इस महल की बड़ी राजकुमारी ऐश्वर्या से होने वाली है, लेकिन ये इंसान इस महल की छोटी राजकुमारी के ऊपर इतनी गंदी नजर रखता है। तुम्हारी तरह प्रिया तो अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए हुए अपने हाथ को देख रही थी जिसके ऊपर इस वक्त सेनापति संग्राम सिंह का हाथ था। अभी सेनापति संग्राम सिंह कुछ समझ पाए उसके पहले ही राजकुमारी ताराप्रिया अचानक से ही झटके से पीछे मुड़ती है और अगले ही पल सेनापति संग्राम सिंह के कॉलर को पकड़कर उसे हवा में उठाकर सीधा रेलिंग से दूसरी तरफ फेंक देती है। चैप्टर 17 संग्राम सिंह की क्रिटिकल कंडीशन। सेनापति संग्राम सिंह अभी कुछ समझ पाए उसके पहले ही राजकुमारी ताराप्रिया अचानक से ही पीछे मुड़ती है और सेनापति संग्राम सिंह के कॉलर को पकड़कर एक झटके में उन्हें हवा में उठाकर रेलिंग के दूसरी तरफ फेंक देती है। महल की पहली मंजिल से जमीन बहुत ज्यादा ही लंबी दूरी पर थी। यहाँ पर पहली मंजिल से गिरना हमारे यहाँ के दूसरी मंजिल से गिरने के बराबर था। सेनापति संग्राम सिंह को रेलिंग के सीधे दूसरी तरफ फेंककर राजकुमारी ताराप्रिया वहां से ऐसे निकल जाती है जैसे उन्होंने बस एक छोटा सा चट्टान उठकर पानी में फेंका हो। राजकुमारी ताराप्रिया के चेहरे पर पछतावे का कोई निशान ही नहीं था। यहाँ से जाते वक्त राजकुमारी ताराप्रिया मन ही मन बोलती है, अगर हड्डियां ही टूट जाएगी तब अपनी सगाई में कैसे पहुंचेगा है। बड़ा आया मेरे साथ बदतमीजी करने वाला। इसे पता नहीं था कि जितनी मेरी जुबान नहीं चलती उससे ज्यादा मेरे हाथ पैर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अब मैं भी तो देखो जरा अपने कौन से आपसे शिकायत करने वाला है ये छछूंदर। और किस बेड़े को इस लो क्वालिटी के सेनापति पर भरोसा होता है। उद्धरण चिन्ह। नोट।
यहाँ बाप का मतलब ऐसे इंसान को बोला गया है जिससे सेनापति संग्राम सिंह राजकुमारी ताराप्रिया की चुगली करें और वह दूसरा इंसान सेनापति संग्राम सिंह की जगह पर राजकुमारी ताराप्रिया को सबक सिखाएं। इसे गाली मत समझना, कुछ टपोरियों की भाषा ही ऐसी होती है। कोष्टक। वही जैसे ही सेनापति संग्राम सिंह जमीन से टकराते हैं उनकी जोरदार चीख निकल जाती है। जमीन पर वैसे भी बहुत सारे कंकड़ और पत्थर गिरे हुए थे जिससे टकराने की वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा गहरी चोट आई है और सच में उनकी हड्डियां कहीं कहीं से फ्रैक्चर हो चुकी थी। राजकुमारी ताराप्रिया ऐसी हरकत कर सकती है, इस बारे में सेनापति संग्राम सिंह ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जमीन पर गिरने के बाद उनका दिमाग ही एक पल के लिए शून्य में चला गया था। सही से होश में आने के बाद ही वो मदद के लिए आवाज लगाने लगे थे। हालांकि चांद को देखते वक्त राजकुमारी ताराप्रिया महल के थोड़े दूर शांति भरे इलाके में चली गई थी जहां पर कोई नहीं होता, और इसी बात का फायदा उठाकर सेनापति संग्राम सिंह भी वहीं पर चले गए थे। इसीलिए राजकुमारी ताराप्रिया की इस हरकत को किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन जमीन पर गिर जाने के बाद ग्राउंड फ्लोर पर जितने भी लोग थे उन सभी ने सेनापति संग्राम सिंह के चिल्लाने की आवाज को सुन लिया था। आसपास के मौजूद सभी सैनिक जल्दी से दौड़कर बाहर आते हैं और सेनापति संग्राम सिंह को ऐसे जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सेनापति संग्राम सिंह बहुत ही ज्यादा क्रूर थी और वो सैनिकों को बहुत ही बुरे तरीके से सजा दिया करते थे। खाने को तो वह इस राज्य की सेनापति हैं, लेकिन उनकी सारी हरकतें बिल्कुल राजा महाराजा की तरह थी। वो हमेशा ही ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वह इस उदयपुर के महाराज हो। उनका व्यवहार हमेशा ही यहाँ के सभी सैनिकों, दास और दासियों के साथ बुरा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद सभी सेवक लोग सेनापति संग्राम सिंह से बहुत ही ज्यादा डरते थे और मन ही मन उन्हें न जाने कितनी ही बद्दुआ देते थे। लेकिन फाइनली अब जाकर सेनापति संग्राम सिंह को इन लोगों की बद्दुआ लगने वाली थी। अगर एक इंसान का रूम किसी को बहुत बुरे तरीके से बद्दुआ दे तब उसकी बद्दुआ को तो भगवान भी सुन लेते हैं। पक्का सेनापति संग्राम सिंह ने कोई तो बहुत बड़ा काम किया है जिसकी वजह से किसी ने तो उन्हें बहुत बुरे तरीके से बद्दुआ दी है, जिसकी वजह से अब सेनापति संग्राम सिंह की जिंदगी में राजकुमारी ताराप्रिया आई है। यहाँ सेनापति संग्राम सिंह की हड्डियां टूट गई और वहां राजकुमारी ताराप्रिया अपने लहंगे को लात मार कर दूर फेंक देती है और नॉर्मल सा शॉर्ट पैंट और टैंक टॉप पहनकर चुपचाप सो जाती है। वो सैनिक लोग सेनापति संग्राम सिंह के पास जाने से डर तो रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़कर सेनापति संग्राम सिंह को उठाते हैं और शाही वैद्य जी के पास लेकर चले जाते हैं। सेनापति संग्राम सिंह को बहुत ही ज्यादा चोट आई हुई थी। उसके अलावा जमीन पर गिरे हुए पत्थरों में से एक नुकीला पत्थर उनके स्क्रीन के अंदर बहुत बुरे तरीके से घुस गया था, जिसकी वजह से उनकी एक नस भी दब गई थी। इस वक्त सेनापति संग्राम सिंह इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थे कि वो अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहे थे। वो एक तरह से पैरालाइज हो चुके थे। हालांकि एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट बहुत पुराने जमाने से ही चलता आ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ के शाही वैद्य जी को भी एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट आता था, क्योंकि यहाँ के शाही वैद्य जी चीन से आए हुए थे। नॉर्मल ट्रीटमेंट और एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट मिलने के बाद सेनापति संग्राम सिंह खतरे से तो बाहर आ चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और उनकी हड्डियां भी इधर उधर हो चुकी थी। चोट उनकी रीढ़ की हड्डी पर भी बहुत गहरा लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो अगले एक सप्ताह तक बिस्तर से उठने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे। राजकुमारी ताराप्रिया की प्लानिंग रंग लाए और अब 2 दिन बाद सगाई नहीं होने वाली, क्योंकि दूल्हा ही इस वक्त इस हालत में पहुंच गया है कि उसे जरा साहब जोर से पकड़ भी लिया जाए उसके मुंह से जोरदार चिक निकल जाएगी। वो बिना किसी की मदद के करवट तक नहीं बदल पा रहा था। वैद्य जी जब सेनापति संग्राम सिंह को इतने बुरे तरीके से जख्मी देखते हैं तब उन्हें भी हैरानी होती है। अगले दिन सेनापति संग्राम सिंह के घायल होने की खबर महल में आज की तरह फैल जाती है। महाराज चंद्रशेखर सिंह और महारानी शिवानी दोनों ही सेनापति संग्राम सिंह की चिंता में उनके पास उनके कक्ष में पहुंच जाते हैं। वो दोनों भी सेनापति संग्राम सिंह की ऐसी हालत को देखकर हैरान हो चुके थे। महाराज और महारानी को अपने सामने देखकर सेनापति संग्राम सिंह के दिमाग के घोड़े तुरंत ही दौड़ने लगते हैं। वो महाराज और महारानी को बता देना चाहता था कि उनकी ऐसी हालत किसी और ने नहीं बल्कि राजकुमारी ताराप्रिया ने की है, लेकिन अगले ही पल उन्हें ये बात भी याद आ जाती है कि राजकुमारी ताराप्रिया इस वक्त महाराज और महारानी दोनों की ही नज़रों में इतनी ज़्यादा मासूम लड़की है कि महाराज और महारानी सेनापति संग्राम सिंह की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे।
हालांकि सेनापति संग्राम सिंह मन ही मन समझा चुके थे कि राजकुमारी ताराप्रिया जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो मासूम नहीं बल्कि एक बहुत ही शातिर लड़की है। कोई भी सेनापति संग्राम सिंह की बातों पर भरोसा नहीं करता, जिसकी वजह से सेनापति संग्राम सिंह अपने मुंह को बंद रखना ही सही समझते हैं, लेकिन उन्होंने मन ही मन कर लिया था कि वह राजकुमारी ताराप्रिया को भी सबक सिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी ऐश्वर्या को जब इस बारे में पता लगता है तब उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ये घटिया इंसान सच में इसी लायक था। सही कहते हैं लोग, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी ताराप्रिया अपने कमरे में अंगड़ाई ले रही थी। बेचारी की नींद ही अभी अभी खुली थी। उन्हें अच्छे से पता था कि इस वक्त महल में हड़कंप मच गया होगा, लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया को इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि कल रात वाला हर्ष उनकी वजह से ही तो हुआ था। वहीं दूसरी तरफ विजयगढ़, दामोदर जल्दी से दौड़ता हुआ राज दरबार में आता है और महाराज अर्थवीर सिंह के हाथ में एक पत्र पकड़ा देता है। अपने सर को नीचे करते हुए दामोदर महाराज अर्थवीर सिंह को बोलता है, महाराज, उदयपुर से आपके लिए एक आमंत्रण पत्र आया है। महाराज चंद्रशेखर सिंह की पुत्री राजकुमारी ऐश्वर्या की सगाई उदयपुर के सेनापति संग्राम सिंह के साथ तय कर दी गई है, जो 2 दिन बाद है। उद्धरण चिन्ह, आपको इस सगाई में खास आमंत्रित किया गया है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ दामोदर थोड़ा रुक जाता है, लेकिन दामोदर की शक्ल को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसे आगे भी कुछ बोलना है, जिसके लिए वह हिचकिचा रहा है। महाराज अर्थवीर सिंह गुस्से में दामोदर को बोलते हैं, अपनी बात को जमाने पर मत रखो, जो बोलना है जल्दी जल्दी बोलो, क्योंकि तुम्हारा ऐसे रुक रुक कर बोलने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर सिंह की आवाज को सुनकर दामोदर डर जाता है और बोलता है, महाराज, वो महाराज चंद्रशेखर सिंह की छोटी पुत्री राजकुमारी ताराप्रिया भी अब अपने आश्रम से वापस आ चुकी है। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ताराप्रिया के नाम को सुनते ही महाराज अर्थवीर सिंह के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आती है। उनकी आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची का चेहरा दिखने लगता है, जो महाराज अर्थवीर सिंह को चुप चुप कर देख रही थी। राजकुमारी ताराप्रिया के बारे में सोचते हैं महाराज अर्थवीर सिंह अपने हाथ की मुट्ठी बना लेते हैं। उन्हें राजकुमारी ताराप्रिया बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, और वहीं राजकुमारी ताराप्रिया हर वक्त महाराज अर्थवीर सिंह से चिपकी हुई रहती थी। हालांकि महाराज अर्थवीर सिंह ने बचपन में महाराज चंद्रशेखर सिंह और महारानी शिवानी की नजरों से बचकर राजकुमारी ताराप्रिया को बचपन में बहुत मारा था और बहुत बुली किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें राजकुमारी ताराप्रिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजकुमारी ताराप्रिया को धक्का देकर गिरा देना, उन्हें हर वक्त थप्पड़ चिपकाते रहना, उनके ऊपर जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें डरा देना, हर तरीके से महाराज अर्थवीर सिंह ने राजकुमारी ताराप्रिया को बहुत टॉर्चर किया है। आखिरी बार तो महाराज अर्थवीर सिंह ने राजकुमारी ताराप्रिया को उसी जगह पर धक्का देकर बहुत जोर से गिरा दिया था जहां पर पिछली रात को ही सेनापति संग्राम सिंह गिरे हुए थे। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर राजकुमारी ताराप्रिया की तरफ देखा भी नहीं था और चुपचाप वहां से निकल गए थे। वो 10 साल की छोटी सी राजकुमारी ताराप्रिया उतारे पत्थरों के ऊपर गिरकर बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गई थी और बेहोश हो चुकी थी। राजकुमारी ताराप्रिया को सर पर और हाथ पैर पर भी बहुत बुरी तरीके से चोट लग चुकी थी। और यही तो वह जगह है जहां पर राजकुमारी ताराप्रिया के अंदर डॉक्टर तारा का भूत घुस जाता है। चैप्टर 18, महाराज अर्थवीर सिंह की प्लानिंग। राजकुमारी ताराप्रिया के बारे में सोते वक्त महाराज अर्थवीर सिंह बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। राजकुमारी ताराप्रिया के जन्म के समय महाराज चंद्रशेखर सिंह ने एक बहुत बड़ा उत्सव रखा हुआ था, जिसमें महाराज अर्थवीर सिंह गए हुए थे। वो पहली बार था जब उन्होंने राजकुमारी ताराप्रिया को देखा था। हालांकि बचपन में उन्हें राजकुमारी ताराप्रिया बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती थी, पर राजकुमारी ताराप्रिया उदयपुर की राजकुमारी थी और युवराज अर्थवीर सिंह विजयगढ़ के युवराज थे, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग रहते थे। शुरुआत में तो उन्हें राजकुमारी ताराप्रिया बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया के जन्म के 1-2 महीने बाद ही महाराज जयवीर सिंह ने युवराज अर्थवीर सिंह को विजयगढ़ के एक खास गुरुकुल में भेज दिया था। ये वही गुरुकुल है जहां पर ज्यादातर राज्य के राजकुमार युद्ध कौशल को सीखने के लिए आते थे। युवराज अर्थवीर सिंह ने भी कुछ सालों तक यहां पर ट्रेनिंग ली थी। इस पूरे देश की राजधानी विजयगढ़ ही है, जिसमें ये बड़ा सा गुरुकुल है। ये गुरुकुल विजयगढ़ की सीमा के पास है और विजयगढ़ और उदयपुर दोनों ही आपस में पड़ोसी राज्य हैं।
युवराज अर्थवीर सिंह के लिए गुरुकुल से उदयपुर का महल ज्यादा पास पड़ता था विजयगढ़ के महल की तुलना में। हालांकि 5-6 साल तक तो युवराज अर्थवीर सिंह सिर्फ अपने गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन उसके बाद वो कभी कभी उदयपुर जाने लगे थे। उदयपुर में जब भी युवराज अर्थवीर सिंह आते थे तब राजकुमारी ताराप्रिया उन्हें देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती थी। जैसे हमारे घर पर कोई हमारे ही आगे का बच्चा आ जाता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, लेकिन हमारे ही आगे के आसपास का कोई अगर बच्चा आ जाता है तब हम उसे पकड़कर उसके साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल वैसे ही राजकुमारी ताराप्रिया भी युवराज अर्थवीर सिंह के साथ खेलना बहुत पसंद करती थी। हालांकि गुरुकुल में रहने की वजह से युवराज अर्थवीर सिंह की पर्सनैलिटी थोड़ी इंट्रोवर्ट हो गई थी और उन्हें लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया जब देखो तब युवराज अर्थवीर सिंह के आसपास ही घूमने लगती थी। राजकुमारी ताराप्रिया एक छोटी बच्ची थी जो अपने सामने इतनी सुंदर लड़के को देखकर एक्साइटेड हो जाया करती थी और उनके आगे पीछे घुमा करती थी, जिसकी वजह से युवराज अर्थवीर सिंह धीरे धीरे राजकुमारी ताराप्रिया से बहुत ज्यादा ही चिढ़ने लग गए थे। कृपया राजकुमारी ताराप्रिया को गलत ना समझे, क्योंकि बचपन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खूबसूरत लोगों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जब मैं भी 10 साल की थी तब मैं अपने दादाजी के साथ अपने पुश्तैनी घर पर कुछ सालों के लिए रहने चली गई थी, जहां पर और भी बहुत सारे रिश्तेदार रहते थे। उन्हें रिश्तेदारी में एक मुझे 4 साल बड़ी मेरी बुआ थी, जिन्हें एक ट्यूशन टीचर पढ़ाने आया करते थे। पता नहीं क्यों यार, पर जब भी मैं बुआ के सर को देखी थी शर्म की वजह से तुरंत वहां से भाग जाती थी। यहाँ तक कि माँ पापा दादाजी और दादी सब मुझे देखकर हंसते थे, क्योंकि मेरा चेहरा तक थोड़ा थोड़ा लाल हो जाता था। मैं चुप चुप कर सर को देखती थी, लेकिन सर के सामने कभी जाती नहीं थी। एक बार बहुत तेज आंधी तूफान आया हुआ था, जिसकी वजह से मैं एक्साइटेड होकर छत पर चली गई थी और नीचे लाइट चली गई थी तब कर आए थे, और अंधेरे की वजह से उस दिन सर बुआ को पढ़ाने के लिए छत पर आ गए थे। बस उसे दिन सर ने फिर मुझे देख लिया और मैं भगवती उसके पहले ही पकड़ लिया। और दिन तो पकड़ कर बस बातें करने लगते थे और मौका मिलते ही मैं भाग जाती थी, लेकिन इस बार अच्छे से पकड़ी गई थी मैं। पकड़कर सीधा सर ने मुझे अपनी गोद में ही उठा लिया। उसके बाद जो मेरी हालत हुई थी, ग्रिन पूरा शर्म से पानी पानी हो गई थी। आज जब भी ये वाला इंसिडेंट याद आता है, शर्म से मेरा पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। आखिर कैसे मैं किसी से इतना ज्यादा शर्मा सकती हूँ यार। हालांकि मैं अपनी इस कहानी को इसीलिए बताया है क्योंकि बचपन में हर किसी को कोई ना कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं जाता है जिसे देखकर हमें अपने आप ही शर्मा आने लगती है। राजकुमारी ताराप्रिया भी युवराज अर्थवीर सिंह को देखकर इसीलिए शर्माती थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग थे। बचपन में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं। मैंने एक ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था, तब मुझे मेरे दादाजी के साथ वहां पर बुलाया गया था। गिफ्ट वाले अंकल को देखकर भी मैं बहुत ज्यादा शर्मा गई थी और वो अंकल भी मेरी फीलिंग को समझ गए थे और मुझे चिढ़ाने लगे थे। मैं फिर से बता रही हूँ, बचपन में ये सारी चीज नॉर्मल होती है। दूसरों का पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है बचपन में, और क्योंकि ताराप्रिया के कैरेक्टर को मैंने खुद बनाया है इसलिए उसकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल मेरी ही तरह है। अब आते हैं कहानी पर। महाराज अर्थवीर सिंह राजकुमारी ताराप्रिया की वजह से उदयपुर जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि गुरुकुल में जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी थी तब महाराज चंद्रशेखर सिंह ने उनका बहुत ख्याल रखा था। महाराज चंद्रशेखर सिंह के लिए महाराज अर्थवीर सिंह के दिल में एक खास जगह है, जिसकी वजह से महाराज अर्थवीर सिंह उदयपुर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो आज के आज ही उदयपुर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अचानक से ही उनके मन में ख्याल आता है, अगर डॉक्टर तारा यहाँ पर अकेली रहेगी तब मेरे वापस आने के बाद न जाने कितने सारे लोगों के हाथ पैर टूटे होंगे। उद्धरण चिन्ह, कितने सारे लोगों की धड़कन रोक चुकी होगी ये लड़की। एक काम करता हूँ, इसे भी अपने साथ ही लेकर चलता हूँ, मेरे साथ रहकर थोड़ी तमीज सीख जाएगी। उद्धरण चिन्ह, जो लड़की मेरी मौजूदगी में इतने सारे कांड करती रहती हैं, क्या पता मेरी गैर मौजूदगी में पूरे महल में आग ही ना लगा डाले। अपने 28 साल की उम्र में मैंने आज तक चिकित्सक तारा जितनी बदमाश लड़की नहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह, यहाँ की लड़कियां शर्म की वजह से अपने सर पर घूंघट रखती है और अपनी नजरें नीचे रखती हैं, लेकिन ये छोटी सी बदमाश बिल्ली का बच्चा बहुत ही ज्यादा बेशर्म है। उद्धरण चिन्ह, ऐसे ही खुला छोड़ने बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके अंदर मासूमियत है, क्या ही पता मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ के लोगों से परेशान करने लगे।
वो बचपने में लोगों को परेशान करती है लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इस महल में उसके कितने सारे दुश्मन हैं। उद्धरण चिन्ह। किसी को भी तारा की असली पहचान के बारे में पता लग गया तब तारा की भी जान खतरे में पड़ सकती है। उसे मैंने अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ बुलाया है और ऐसे में मैं उसे खतरे में नहीं छोड़ सकता। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी सगाई कल है तो अगर आज मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा तब कल सगाई के बाद सीधा वापस आ जाऊंगा। वैसे भी वो अभी माँ की बस जांच ही करती है जो कि तारक के साथ वाले 2 चमचे भी कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तारा ने बताया था कि माँ की शल्य चिकित्सा 1 सप्ताह बाद होगी। और वैसे भी मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। तारा को यहाँ पर अकेला छोड़ता बिल्कुल भी सही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर सिंह के दिल और दिमाग में हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तारा के ही बारे में ख्याल चलते रहते हैं। मन ही मन को तारा को चाहे कितना भी बदमाश और शरारती बोल दे लेकिन तारा के बारे में सोचने भर से ही महाराज अर्थवीर सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो मन ही मन सोचते हैं कि डॉक्टर तारा इतनी आसानी से महाराज अर्थवीर सिंह के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगी, इसीलिए डीआर तारा को मनाने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ महाराज अर्थवीर सिंह की सोच से अनजान राजकुमारी तारा प्रिया महल के सभी लोगों को टेंशन में छोड़कर विजयगढ़ के लिए निकल चुकी थी। वैसे भी राजकुमारी तारा प्रिया ने संग्राम सिंह की जो हालात की है उसके बाद से राजकुमारी तारा प्रिया के घर वालों को एक सेकंड के लिए भी राजकुमारी तारा प्रिया की याद नहीं आएगी, क्योंकि उन सभी का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ सेनापति संग्राम सिंह पर होगा। महल में आते ही राजकुमारी तारा प्रिया महाराज अर्थवीर सिंह के पास जाना जरूरी नहीं समझती है और सीधा राजमाता संतोषी सिंह के पास पहुंच जाती है। वो राजमाता को देखकर मुस्कुरा देती है और उनके बगल में बैठकर उन्हें चेक करने लगती है। राजमाता भी राजकुमारी तारा प्रिया को देखकर मुस्कुरा देती है। अचानक से ही राजमाता को याद आता है कि पिछली रात उनकी देवरानी ने उन्हें राजकुमारी तारा प्रिया के बारे में क्या बताया था। राजमाता राजकुमारी तारा प्रिया के चेहरे पर मासूमियत साफ साफ देख सकती थी। राजकुमारी तारा प्रिया के चेहरे को देखकर कोई बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी बता देगा कि लड़की जिद्दी है, बदमाश है, लेकिन चालबाज और धोखेबाज नहीं है। राजकुमार तारा प्रिया को राजमाता जितना ही देख रही थी उतना ही उन्हें संतुष्टि मिल रही थी। हालांकि राजकुमारी तारा प्रिया उम्र में अभी बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन फिर भी वो महाराज अर्थवीर सिंह को अच्छे से संभाल सकती है। महाराज अर्थवीर सिंह जिनके सामने कोई कुछ बोलने से पहले भी अपने हर एक शब्द को ध्यान से सोचता है और समझता है, वही राजकुमारी तारा प्रिया बिना कुछ सोचे समझे महाराज अर्थवीर सिंह को कुछ भी बोल देती है। वही महाराज अर्थवीर सिंह के कान तक भी यह बात पहुंच चुकी थी कि राजकुमारी तारा प्रिया महल आ चुकी है। महाराज अर्थवीर सिंह को बहुत तेज गुस्सा आता है, क्योंकि राजकुमारी तारा प्रिया उनसे मिलने नहीं आई थी बल्कि सीधा राजमाता के पास चली गई थी। यहाँ तो जानना पहचान मैं तेरा मेहमान वाली बात हो गई। जनाब राजकुमारी तारा प्रिया पर अपना हक तो ऐसे चलाने के बारे में सोच रहे हैं जैसे राजकुमारी तारा प्रिया उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो।